आज हम बात कर रहे हैं राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, बोलियों का समूह नहीं। जब भी हम राजस्थानी की बात करते हैं तो एक लोग प्रश्नवाचक के लिए खड़ा करते हैं कि आप किसको राजस्थानी बोलते? इतनी सारी बोलियां। मैंने कल ही बात आपको बताया था कि बोलियों से ही एक भाषा का निर्माण होता है। भाषा वैज्ञानिकों ने एक भाषा को भाषा मानने के लिए कुछ नियम तय, कुछ तत्व निर्धारित कर रखे हैं। उनको हम कहते हैं भाषाई तत्व। उन भाषाई तत्वों की यदि कसौटी पर हम कसे तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, बोलियों का समूह नहीं। वो तत्व कौन से हैं? पहले तो है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है साहित्य भंडार, चौथा है व्याकरण, पांचवा है शब्दकोश और छठा है लिपि। अब भूभाग की बात हम यहां कह सकते हैं निश्चित भूभाग। जैसे किसी राज्य की अवधारणा के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है वो एक भौगोलिक क्षेत्र में राज्य स्थापित होना चाहिए या हम एक भौगोलिक क्षेत्र से उस राज्य को जान जाए। तो यही भौगोलिक क्षेत्र या जो भूभाग है वही तत्व भाषा के लिए भी माना गया है कि ये भाषा जो है ये इस भूभाग की भाषा है। जैसे स्पष्ट है ना राजस्थानी भाषा, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल राजस्थानी बोली का क्षेत्रफल कहा जा सकता है या राजस्थान प्रदेश का जो भूभाग है वह राजस्थानी भाषा का भूभाग कहा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत के पश्चिमी सीमांत पर स्थित यह राज्य है पतंग के आकार का। उसकी अंतर्राज्यीय सीमाएं गुजरात से मिलती है, पंजाब से मिलती है, हरियाणा से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है, मध्य प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। तो यह जो निश्चित भूभाग है, यह भूभाग एक राजस्थानी का हम भूभाग कह सकते हैं। और सबसे बड़ी भूभाग की मैंने आपको कहा, यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे पहली हमारी जो राजस्थानी भाषा के लिए जो भाषाई तत्व होता है, उस भाषाई तत्व के लिए सबसे बड़ा जो तत्व है वो तत्व है निश्चित भूभाग। तो निश्चित भूभाग की कसौटी पर हमारा यह जो राजस्थानी भाषा है वह अपने आप को बिल्कुल सिद्ध करती है या यह स्थापित कर देती है कि राजस्थानी भाषा का अपना एक निश्चित भूभाग है। अब हम इसमें हम जब डिटेल में जाते हैं तब हम इसका क्षेत्रफल भी लिखेंगे, राज्य में कितना स्थान है, और सबसे बड़ी बात, विश्व के कई देश क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि उसकी तुलना की जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल से आधे भी नहीं, यानी कई देश जो है इसके क्षेत्रफल से आधे क्षेत्रफल के जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। तो यह इतना बड़ा जो भूभाग है वह राजस्थानी बोली का भूभाग है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जनसंख्या, या जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं जनसमूह। यानी जनसंख्या का मतलब है या जनसमूह का मतलब है कि वह जनसमूह, समाज का वह हिस्सा या समाज का वह समुदाय जो राजस्थानी भाषा को अपने दैनिक व्यवहार में, पढ़ने में, लिखने में इस भाषा का प्रयोग करता है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या लगभग हम 6 से 7 करोड़ मानते हैं और बहुत बड़ा जनसंख्या का क्षेत्र जो प्रवासी राजस्थानी के रूप में राजस्थान से बाहर है, जिनको मारवाड़ी कहते हैं या राजस्थानी कहते हैं, वह कुल मिलाकर जो लोग हैं
जन समूह है उसकी राजस्थानी मातृभाषा। यहाँ मातृभाषा का अभिप्राय होता है जब जन्म के साथ बच्चा अपनी मां से किस भाषा को समझता है या सीखता है उस मातृभाषा का। ये राजस्थानी का जो जन समूह है वो उसे अपने मातृभाषा के रूप में इसे स्वीकार करता है। मैंने आपको कहा व्यवहार में, चाहे हम अपने व्यवहार में सीखने की दृष्टि से हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, लेकिन जो अपनी मां से सीखता है वह भाषा राजस्थानी। अब यह इतना बड़ा समूह मैंने आपको कहा जैसे क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में भी कई देशों से बड़ा है, उसी तरीके से कई देश जिनकी जनसंख्या 8 करोड़ नहीं है लेकिन वो स्वतंत्र देश है, उस दृष्टि से भी यह प्रदेश की जो इतना बड़ा जन समूह है वो राजस्थानी भाषा का भाषा भाषी समूह है जो राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी जो यहाँ से छोड़कर चले गए वो भी वही अपनी इसी मातृभाषा का, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो दैनिक व्यवहार में राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तीसरे बिंदु पर आते हैं साहित्य भंडार। राजस्थानी भाषा का साहित्य भंडार बहुत समृद्ध है। बहुत समृद्ध का मतलब मैं आपको कह रहा हूं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुंगलय माला। कुंगलय माला ग्रंथ है। ये विक्रम संवत 835 में लिखा गया। उद्योतन सूरी ने इसकी रचना की। उस ग्रंथ में यानी लगभग आज से 1200-1300 साल पहले की मान सकते हैं। उस ग्रंथ में कुंगलय माला में एक भाषाओं का प्रसंग आता है और उस भाषाओं के प्रसंग में राजस्थानी का उल्लेख एक मरु भाषा के रूप में किया है। वहां एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, उसमें कहा अप्पा तुप्पा भणिगे मारुए तत्व, आओ हम सब मिलकर मरु भाषा के तत्व का अनुसंधान कर। विक्रम संवत 835। यह आप देखो जिस भाषा का उल्लेख विक्रम संवत 835 के ग्रंथ में किया गया है, तो जिसका ग्रंथ में उल्लेख है अवश्य उस भाषा का साहित्य भंडार रहा होगा, उसकी एक परंपरा रही होगी। तो उस रूप में जब भाषा का साहित्य भंडार है तभी उसका उल्लेख किया गया। और उसके बाद में आप ये देखें कि अभिलेखीय सामग्री के रूप में ईंटों, प्रस्तरों, हस्तलिखित ग्रंथों, शिलालेखों, इनमें इस भाषा के अवशेष हमें मिल जाते। और बाद में 13वीं सदी से आके तो हस्तलिखित ग्रंथों की एक सुदृढ़ परंपरा मिल जाती। यह साहित्य भंडार को उल्लेख है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थानी भाषा के जितने भी प्रारंभिक ग्रंथ है उन ग्रंथों में को हिंदी साहित्य में भी उसी रूप में स्वीकार किया। तो वह परंपरा जो रासो काव्यों की परंपरा है, वो रासो काव्यों की परंपरा जो है, वो रासो काव्यों की परंपरा कहां से आए? राजस्थान से। तो यह साहित्य भंडार। और उसके बाद भक्ति साहित्य भरपूर मात्रा में, संत साहित्य प्रचुर मात्रा में, संतों की बहुत लंबी परंपरा है। शायद भारत के किसी क्षेत्र में इतनी लंबी परंपरा संत साहित्य की नहीं है। फिर रीति काल आया और उसके बाद आधुनिक काल में आते आते तो जितनी भी साहित्य की गद्य और पद्य की विधाएं हैं, उन गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन हो रहा है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में उस साहित्य का अध्ययन भी किया जा रहा है। तो यह जो तथ्य है, इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि राजस्थानी का अपना
साहित्य प्रकार है। उसके पश्चात हम बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण की बात करते हैं, किसी भी भाषा का संयोजन, गठन व्याकरण के नियमों के बिना नहीं। कल हमने बात करी थी कि हमारी राजस्थानी भाषा का जो परंपरा है वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से है। चूंकि सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए जो मूल भात है, जो मूल आधार है, वो सभी संस्कृत से है। और संस्कृत के जितनी भी व्याकरणिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अक्षरशः हमारे राजस्थानी में लिया गया। लेकिन एक जो विशेष तत्व है, वो विशेष तत्व है यहाँ के काव्य रूपों की विशेष परंपरा। वो काव्य रूपों की परंपरा, छंदों की परंपरा, अलंकारों की परंपरा, काव्य दोष की परंपरा, यह परंपरा इतनी विशिष्ट है कि वो परंपरा आपको अन्य भाषाओं से अलग करती है। एक गीत नामक छंद है, और वो गीत नामक छंद के 108 प्रकार गिनाए। किसी भी छंद के इतने प्रकार कहीं भी दिखाई नहीं। डिंगल गीत एक ऐसी रचना है जिनका गायन नहीं होता, एक विशेष रूप से पाठ। ये डिंगल गीत की परंपरा अन्य किसी शैली में गीत करें, लेकिन वो गे नहीं है। उसके बाद में एक विशेष अलंकार है जिसको हम कहते हैं वैन सगाई अलंकार। वैन का मतलब है वर्ण और सगाई का हमने संबंध। ये वैन सगाई अलंकार किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य में ऐसा अलंकार दिखाई नहीं देता, और वो दिखाई नहीं देता। ये अनुप्रास अलंकार से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अनुप्रास बिल्कुल अलग है। और यह वैन सगाई वर्णों के विशेष संबंध, वर्णों वैन यानी वर्ण, सगाई यानी संबंध, वर्णों का विशेष संबंध, और उसी विशेष संबंध के माध्यम से इन वैन सगाई अलंकार का प्रयोग किया। उसके बाद में काव्य दोष। वो काव्य दोष भी 10 प्रकार के काव्य, और उन काव्य दोषों ने भी अपनी विशेषता कायम की है। वो विशेषता हमें अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में या व्याकरण में दिखाई नहीं देता। वो व्याकरण की परंपरा भी अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। बात आती है शब्दकोश। राजस्थानी साहित्य की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, वह उपलब्धि है राजस्थानी साहित्य का शब्दकोश। और शब्दकोश भी जो दैनिक व्यवहार में शब्दों का प्रयोग होता है, उसकी बात अलग है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी के द्वारा जो शब्दकोश प्रकाशित किया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर सीताराम लालस रहे हैं, उनमें 2.25 लाख शब्दों का संग्रह किया गया। विभिन्न खंडों में वह प्रकाशित हुआ है। उसके संक्षिप्त 2 शब्दकोश भी निकले, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया। 2.25 लाख शब्दों का वह समूह किसी भी विश्व की भाषा के शब्दकोश में नहीं है। और वह विशाल जो शब्दकोशों की परंपरा है, हर वस्तु के लिए, हर वस्तु की हर स्थिति के लिए शब्दों की अलग अलग स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो यह हो गया शब्दकोश। उसके बाद आती है हमारी बात लिपि। लिपि जिसके माध्यम से भाषा को स्वीकार किया, भाषा का लिखित रूप हमारे सामने आता है, जो हम बोलते हैं, और लिखने में जो लिखित स्वरूप हमारे सामने आता है, उसको हम लिपि कहते हैं। राजस्थानी में प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन लिपि लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद में एक विशेष लिपि का प्रयोग किया गया था, और वह लिपि जो थी उसको हमने नाम दिया था मूलिया।
मुड़िया लिखना। अब यह मुड़िया कैसे? इसमें अक्षरों को, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें अक्षरों को मोड़ कर लिखा है, इसलिए इसका मुड़िया लिखने वाला क्या करता है? सबसे पहले एक लाइन खींचता है और लाइन खींचकर अक्षरों को, शब्दों को बिना तोड़े हुए, बिना किसी विराम चिन्ह के वो एक लाइन में लिखता जाता है। जहां वह शब्द टूट गया तो शब्द को वही तोड़ा, वापस दूसरी लाइन खींची और वहीं से शब्द लिखना शुरू कर दिया। अगर वहां रा, जैसे राम लिखना है, वह पंक्ति में जाके रा लिखा दिया, आगे म नहीं लिखना है, आगे म से लिखेगा और फिर आगे की पंक्ति से शुरू करेगा। इसमें क्या होता था? पढ़ने वाले अपने विवेक से शब्दों को अलग अलग लिखना, पढ़ना और उन शब्दों का अलग अलग विच्छेद करके उनको उससे वह भाषा का ज्ञान दिया। ये अपने आप में एक संदेश के रूप में एक गुप्त लिपि का भी काम करता है। अब इसको एक दो नाम और दिए। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया बनियावती। बनियावती लिपि का क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी ने, आप पुरानी बहियां देखें, राज्य सरकार की, पुराने राजाओं के राज्य के समय जाकर देखें बहियों में, पुराने पट्टों को देखें आप, उन पट्टों में वही लाइन खींचकर अक्षरों को लिखा जाता। तो उन्होंने अपने बहियों में उस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए बनियावती लिपि कही, इसी को महाजनी लिपि का नाम दिया। उसमें सबसे बड़ी बात है, और अनेक ग्रंथ उसमें लिखे गए हैं, जब छंद बदलता है उसमें जरूर एक संख्या अंकित है, बाकी कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं होता। पढ़ने वाले को अपने विवेक से उसे बदलना होता है। लेकिन जैसे कि अन्य भारतीय भाषाओं ने अपनी लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार किया है, राजस्थानी ने भी अपनी देवनागरी लिपि को अपनी लिपि के रूप में स्वीकार किया है। आज जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, सभी ग्रंथ इसी लिपि के माध्यम से लिखे जा रहे हैं। जो साहित्य लिखा जा रहा है वो इसी लिपि के माध्यम से लिखा जा रहा है। तो ये जो मैंने आपको 6 बिंदु बताए, उन 6 तत्वों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, बोलियों का समूह नहीं। क्योंकि बोलियों का समूह नहीं है, मैंने आपको कल भी कहा था, पूर्व के भी अपने बात में यही कही, बोलियां ही एक सुदृढ़ भाषा का निर्माण करती। उस बोली में जो बोले सबसे समृद्ध होती है, वही उस भाषा का मानक स्वरूप का निर्माण करती है। मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी बोली ने उसी मानक भाषा के रूप में अपना विकास किया और सभी ने आज उसी भाषा को अपने मानक रूप में स्वीकार किया। राजस्थानी भाषा ने इस रूप में यह कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से, बोलियां है, बोलियों का स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका अपना साहित्य है, लेकिन उन सभी साहित्य बोलियों की परंपरा ने, उस साहित्य की परंपरा ने राजस्थानी भाषा को सुदृढ़ किया है। और इस रूप में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, जो भाषाई तत्वों के आधार पर सिद्ध है। हम भाषाई तत्वों के आधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि राजस्थानी अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है, बोलियों का समूह नहीं।